जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको इतिहास के बारे में, इसके अलावा मुगल शासकों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतिहास बहुत जोरों शोर से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत गजब तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जिन विद्यार्थियों ने, आपको बता दें, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो भैया ध्यान दे गए, पूरी क्लासें देख लें। बहुत जानदार शानदार तरीके से इतिहास का संग्रह जो आपके बीच में मैं फ्यूचर एकेडमी के माध्यम से आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, वो कि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। तो कल अपन लोगों ने प्रमुख रूप से मुगल शासक के बारे में, शासकों के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ा था। किस प्रकार मुगलों की शक्ति कमजोर होने लगी थी और वह किस प्रकार मुगलों का पतन हुआ। अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने एक बड़ी सी बात बन रही थी, जो कि थी, आपको बता दें, मराठा। एक बड़ी शक्ति को तो वो पराजित कर चुके थे, जिनका नाम मुगल शासक था। मुगल शासक तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो चुके थे, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में जो उभर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मराठा हुआ करते थे। अगर मैं आपको यहाँ पर आगे बात करूँ तो बाजीराव नाना साहब की बात करूँ प्रमुख रूप से, बाजीराव नाना साहब शासक थे। इनके सेनापति का नाम सदाशिव भाव नाम था। सदाशिव भाव नाम था। एग्जाम में एक बार बहुत बेहतरीन ढंग से पूछ लिया गया था कि बताओ नाना साहेब के सेनापति का क्या नाम था, तो उनके सेनापति का नाम सदाशिव भाव हुआ करता था। अगर हम प्रमुख रूप से अगले पॉइंट की ओर चलें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने अभी पिछले एग्जाम दिए होंगे या कुछ एग्जाम दे चुके होंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ लेता है, द्वितीय युद्ध पूछ लेता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रख के चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलना है। अगर प्रमुख रूप से बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, यानी तीसरा युद्ध की, तो वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये अहमद शाह अब्दाली, अब आ गए भैया खतरनाक आदमी, इनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और मराठाओं के बीच में हुई थी। मराठाओं के बीच में हुई थी और इनमें, इसके बीच में मराठाओं की जो हार हुई थी वो कहीं ना कहीं बड़ी दुखद वाली घटना थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये प्रमुख रूप से युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की बात करूं तो इस युद्ध में जो थे वो मराठा जो थे वो कहीं ना कहीं पराजित हो गए थे। मराठाओं की क्या हुई थी, मराठाओं की प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा उनकी हार हुई थी। अगर आगे के लिए पॉइंट की बात करें, ये सब युद्ध अंग्रेज देख रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में मैं कहने का कार्य करता हूँ कि अंग्रेज बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हुआ करते थे। वो इस प्रकार से दिमाग लगाया करते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। अहमद शाह अब्दाली, जब घर के लोग ही स्वयं लड़ रहे हैं, घर घर के लोगों की नहीं बन रही है, तो बाहर का लोग तो, अगर दो बिल्ली यहाँ एक रोटी के लिए लड़ रहा है तो बीच में जो कुत्ता आएगा वो रोटी को लेके भाग जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है भारत में। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसमें मराठाओं की ही हार हो गई। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो मुसीबत का कारण बन रहे थे वो मराठा ही बन रहे थे। अब कहीं ना कहीं मराठाओं की हार हुई अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। इनको इस बात का पता था कि मुगल शासकों को किस प्रकार उल्लू बनाना है, किस प्रकार उनको बेवकूफ़ बनाना है। यह चीज़ उनको बहुत बेहतरीन ढंग से आया करती थी। मैं आपको आगे बताऊं तो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी मुगल शासक हैं बड़ी जल्दी अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करते थे, और अंग्रेज अपना जैसा भी जो भी काम है वो तुरंत ही मुगल शासकों से करा लिया करते थे। अगर हम आगे प्रमुख रूप से बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध की, जो कि 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में हुआ, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। यह बड़ी दुखद घटना है जब मराठाओं की हार हो गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेज बड़ी ध्यान से देख रहे थे। ये बहुत ध्यान से देख रहे थे किस प्रकार भारत पर शासन किया जाए। भारत के शासक कमज़ोर पड़ रहे थे और अंग्रेज अब भारत पर शासन करने की तैयारी कर रहे थे।
मैं आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा, अंग्रेज ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाओं को देख रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने मुगल शासकों का पतन देखा, उसी दूसरी तरफ मराठाओं का भी पतन देख रहे थे। वो अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने लगी। अब कैसे भी भारत के शासकों की जड़ें हैं ना जो कमज़ोर पड़ने लगी थी। भारत से जो शासकों के, आपको बता दें, भारत के जो शासक थे, भारत के शासकों की ही भारत की जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखने लगी थी। अब अंग्रेज़ भारत पर शासन करने की साजिश रचने लगे थे। अगर वो विचार लगा रहे थे कि जो व्यक्ति समझौते के लिए करनाल पहुंच सकता है तो वो कोई मतलब ही नहीं रखता है। एक तरफ मराठा जो अहमद शाह अब्दाली से हार गया है, तो ये भी अब कहीं ना कहीं हमारे लिए उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, क्योंकि जब कोई दूसरी पार्टी हारती है तो उसका, आपको बता दें, सेना की हानि तो होती है, धन की हानि होती है, शासन की हानि होती है, बहुत सारी हानियों से गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें, मराठा अब शायद उस कंडीशन में नहीं थे कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ सकें, और अंग्रेज कहीं ना कहीं इसी चीज़ का बड़े बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठाने का भी कार्य करेंगे और किस प्रकार भारत को गुलाम बनाएंगे। और आप ऐसे सुनते सुनते ही आपका भारत जो है वो गुलाम हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। आपकी आंखों से अगर आंसू ना निकलवा दें तो मेरा नाम सम्राट सर नहीं, इतने जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ इतिहास। इस तरीके से अंग्रेजों ने किस प्रकार हमको, किस प्रकार आपको ताड़ना दी, इस सभी चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से मैं बताने का कार्य करूंगा। अब आगे बात करें, अंग्रेज कहीं ना कहीं अब भारत को गुलाम बनाने की साजिश रचने लगे थे। अगर हम बात करें भारत में अंग्रेजी शक्तियों का उदय, अब भारत में अंग्रेजी शक्तियों का उदय होगा, दो बड़ी महाशक्तियों को इन्होंने, इनके सामने ही निस्ते नाबूद हो गई थी। पहला तो मुगल शासक हुआ करते थे, मुगल शासक इनके ही सामने निस्ते नाबूद हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं मराठा भी अब उस कंडीशन में नहीं है कि अंग्रेजी से उद लड़ सकें। तो भारत में अब अंग्रेजी शक्तियों का या अंग्रेज शक्ति का उदय होने का, यानी सूरज इनका भी उदय होगा, और एक वक्त भी आएगा कि इनका भी सूरज अस्त किया जाएगा। हमारे जो देशवासी हैं ना, जब इनके अंदर इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं, शायद अब ये हमारे लिए सही नहीं है, तो तुरंत उस चीज़ को उखाड़ फेंकेंगे। परंतु समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब इनको इतना लेट चीज़ें याद समझ में आती है कि नहीं, अब हम गुलाम हो गए हैं, बहुत समय बीत जाता है, तब जाके इन चीज़ को एहसास होता है कि नहीं, अब शायद चीज़ें गलत हो रही हैं। सबसे बड़ी खराबी भारत में यही है। अगर हम बात करें बंगाल के नवाब की, तो पहला नवाब तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि मुर्शिद अली खां था, जो कि वही दिल्ली का शासक, आपको पता है ना, क्या नाम था उनका, जल्दी बताओ, किसके शासनकाल में ये दिल्ली से अलग हो गया था? अरे बस यही तो तुम लोगों की बात है, क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला, मोहम्मद रंगीला नाम है ना। रंगीला जो व्यक्ति, आपको बता दें, प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा कि ये किसके शासनकाल में, जल्दी से बताओ हमें प्रमुख रूप से। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था वो व्यक्ति? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यह कहीं ना कहीं दिल्ली से अलग होने का कार्य कर रहा था, और एक स्वतंत्र बंगाल का प्रथम नवाब बनने का भी इसी ने कार्य किया था। अगर हम बंगाल के नवाबों की बात करें तो पहले नंबर की बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खां का ही नाम आता है। मुर्शिद कुली खां के बाद आपको बता दें सिराजुद्दौला, इसके बाद तीसरे नंबर पर सरफराज खान, चौथे पे अली वर्दी खां, और पाँचवें पे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद आप देखिएगा क्या कहानी बढ़ती है और किस तरीके से चीज़ें बढ़ने वाली हैं। अगर हम बता दें, इन सभी शासकों के पास अंग्रेजों द्वारा कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी तरीके से इनको, आपको बता दें, इनका शासन लूटा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की बुद्धि खिसक गई। सिराजुद्दौला ने कहा, भाई साहब ऐसा है, अंग्रेज़ हो तो अंग्रेज़ों की तरह रहो, मेहमान हो तो मेहमानों की तरह रहो, ज़्यादा चापलूसी करी ना तो चाल लाते दे के भगा देंगे। और इसने एक नया प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया कि साला कब्जा ही, इनको रहने ही ना देंगे, बहुत जेलो, बहुत फुदक लिए, बहुत गर्म हो लिए, अब वक्त हमारा है। आपको बता दें, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया, जो कि कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता शहर की स्थापना
आपको मैं पहले बता चुका हूँ किस अंग्रेज के द्वारा किन गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी वीडियो देखी है जल्दी से कमेंट में मुझे इस कलकत्ता की पूरा डिटेल बताएं कि किस अंग्रेज के द्वारा और किन गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें सिरोद्दौला की, तो सिरोद्दौला फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया। सिरोद्दौला इस बात को बहुत बेहतरीन ढंग से जानता था कि अंग्रेज अगर हमारे शासन में ऐसा हो नहीं सकता है कि दखल अंदाजी ना करें, वो आज नहीं तो कल घुसेंगे, 100% घुसेंगे। इस बात का अंदाजा बहुत बेहतरीन ढंग से सिराउद्दौला को था। सिराउद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम किले पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा करने के पश्चात मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताना चाहता हूं कि अब एक व्यक्ति अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा कि फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों की बुद्धि घूम गई। और मैं बार बार कहता हूं अंग्रेज बहुत दिमागदार व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने एक नई कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। हालवेल ने 20 जून सन आपको बता दें 1756 में 20 जून सन 1756 में काल कोठरी की घटना उठाई। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना उठाई। काल कोठरी की घटना के बारे में बताया और बताया कि वहाँ 186 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया था, जिनमें से 123 लोगों को मार दिया गया और 22 लोगों को अलग से मारा गया, ये बताई थी। और कह रहा है हार्वेल, मैं भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हूँ, मैं अकेला बचा हूँ। ये बताइए, आप खुद बताइए, इतनी सी बात कि 186 लोगों को अगर उसने पकड़ा, 123 लोगों को मारा और 22 को अलग से मार दिया, तो भैया का तुम उनके मम्मा लगते थे जो तुम्हें अलग से छोड़ दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार की स्टोरी बनाने का कार्य किया कि जनता में जो शासक के प्रति है वो आक्रोश उत्पन्न हो जाए, और यही वो कहीं ना कहीं करने में सफल होते हुए दिख रहे थे। प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं आपसे, हार्वेल ने 20 जून 1756 में एक काल कोठरी की घटना को बताया और बताकर कहने लगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ 146 लोगों को, कितने लोगों को? 146 लोगों को काल कोठरी में बंद करके रखा था, और वह छोटा सा कमरा था जिसमें 146 लोगों को रखा गया था। 123 लोगों को उसने वहीं पर मार दिया था और 22 लोगों को अलग से मारा। मैं अकेला बचा हूं, और उसी व्यक्ति का नाम जो अकेला बचा है वही हार्वेल कह रहा है। भाई आप खुद विचार लगाइए, अगर आप 146 लोगों को पकड़ेंगे और 123 को अलग और 22 को अलग मारेंगे, तो साला एक को काहे छोड़ देंगे? एक को भी नहीं छोड़ना, एक को भी तो नहीं छोड़ते ना आप। लेकिन ये इनकी बनी हुई एक कहानी थी, और कहीं ना कहीं ये सिराजुद्दौला के ऊपर भारी पड़ने वाली थी। जनता के अंदर इस बात का आपको बता दें, जनता के ऊपर इस बात समझ में आ गई कि ये जो शासक है वो कहीं ना कहीं शासक के प्रति दुर्व्यवहार स्टार्ट कर दिया जनता ने, कि ये शासक बड़ा निर्दयी है। इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और इस तरीके से बेदर्दी से मार दिया, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। और ये सारी प्लानिंग कर रहे थे अंग्रेज। मैं बताना चाहूंगा आपको, अंग्रेज बहुत बहुत दिमाग लगा रहे थे, बहुत ऊंचे लेवल का सोच रहे थे, बहुत आगे लेवल का सोच रहे थे। कहीं ना कहीं हार्वेल के इस बयान पर, हार्वेल ने जब ये काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में जब लोगों को बताई, लोगों ने तुरंत ही उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, और सिराजुद्दौला के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ गया, और ये आक्रोश ही सिराजुद्दौला को हटाने वाला था, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बिगड़ने वाली थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेगा कि काश भारत में उस समय पर मैं होता तो शायद ऐसा ना होता। बड़ी दुखद घटनाएं हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें, कहते हैं, एग्जामिनर पूछता है कि बताओ काल कोठरी की घटना कब हुई थी, तो कहना सर काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में हार्वेल नामक व्यक्ति ने बताने का कार्य किया था, जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ऐसा कोई प्रूफ देखने को ही नहीं मिलता है, ऐसा ये कन्फर्म है ही नहीं कि वाकई में आपको बता दें काल कोठरी की घटना हुई थी, ऐसा कोई है ही नहीं। एक अफवाह फैला दी और जनता में आक्रोश उत्पन्न कर दिया, जनता के मन में यह विचार डाल दिया कि यह शासक आपके लिए अच्छा नहीं है। अब कहीं ना कहीं जनता बड़ी भोली हुआ करती थी, वो इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब कहीं ना कहीं जो सिराजुद्दौला, उस सिराजुद्दौला से ये फोर्ट विलियम का किला जो कब्जा कर लिया था, उसका इन लोगों को बदला जो लेना था, इन्होंने काल कोठरी के घटना के थ्रू, आपको बता दें, फोर्ट विलियम के किले पर जो कब्जा किया था उसका इन्होंने क्या निकाला, बदला निकालने का कार्य किया।
अब ये फोर्ट विलियम का किला भी खुलेगा और यहाँ का शासक भी बदलेगा। अब जो शासक आएगा ना बंगाल का, वो पूरा का पूरा आपको बता दें अंग्रेज की हाथों की कठपुतली होने का कार्य करेगा। अंग्रेज जैसा नचाएंगे वैसे ही नचने का कार्य करेगा। अब आगे हम आपको बताने का कार्य करते हैं। अगर बात करें 9/2 सन 1757 की बात करें, इस संधि के अनुसार फोर्ट विलियम के किला को दे दिया गया। देख रहे हैं आप, किला क्या कर लिया इन्होंने, किला के जो कब्जा किया था सिराजुद्दौला ने 1757 की संधि के अनुसार फोर्ट विलियम के किला को अंग्रेजों को दे दिया गया। और कलकत्ता, इसको क्या कहा गया, इसको कलकत्ता की संधि या अलीगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कलकत्ता की संधि या अलीगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि बताओ कलकत्ता की संधि के अनुसार फोर्ट विलियम का किला छुड़वाया गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम के किले को अंग्रेजों को दे दिया गया था। किसके संधि, कलकत्ता की संधि के अनुसार या अलीगढ़ की संधि के अनुसार। अगर अब हम आगे वाले की बात करें तो यहाँ पर आने वाले हैं मीर जाफर, मीर कासिम, अभी सब कुछ बताएंगे। बड़े एक्साइटेड हो रहे होगे आप लोग कि नहीं सर, अब तो इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, अब वाकई में जानदार शानदार तरीके से इतिहास का सुपड़ा साफ कर कर ही हम जाने वाले हैं। अगर बात करें मीर जाफर की, तो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया था। चूँकि अब हम आपको बताने वाले हैं सराउद्दौला की जो सेनापति था ना, सराउद्दौला के सेनापति का ही नाम क्या था, मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर उस व्यक्ति का नाम था जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला केवल और केवल आपको बता दें, जो मीर जाफर था कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिराजुद्दौला था ना, वाकई में इस सेनापति के दम पर उसने बड़े बड़े युद्धों को लड़ने का कार्य किया। मीर जाफर जो व्यक्ति था, आपको बता दें सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों ने इसको भड़काया। अंग्रेजों को इस बात का बहुत बेहतरीन ढंग से पता था कि अगर मीर जाफर अगर अपनी तरफ आ जाए तो सिराजुद्दौला तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये तो उनको बहुत बेहतरीन ढंग से पता था। और मीर जाफर को बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों ने फंसाया और कहने लगे कि याद रखना, ये सिराजुद्दौला है ना, ये सिराजुद्दौला केवल और केवल युद्ध किसके बल पर जीता है, तुम्हारे बल पर जीता है मीर जाफर। तुम ही ताकतवर हो, वाकई में तुम्हें ही शासक बनना चाहिए। अब लालच मीर जाफर के मन में उत्पन्न हो गया। मीर जाफर के मन में जब लालच उत्पन्न हो गया तो कहीं ना कहीं चीजें बदलने लगी थी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मीर जाफर जाके अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। अब ये आप सोचिए, फोर्ट विलियम के किले की कब्जा करने की ये कितना बड़ा बदला लेंगे, और आप खुद सोचते रह जाएंगे और ये करके निकल जाएंगे। बहुत खतरनाक व्यक्ति हुआ करते थे। अब इन्होंने मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने साथ में ला लिया, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। अब एक युद्ध हुआ जिसको हम बेहतरीन ढंग से नाम से जानते हैं, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। बहुत एग्जाम में डिटो का डिटो छपा मिलता है भाई साहब, बहुत आता है। क्या है कहना सर, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हमें देखने को मिलता है। याद रखना, प्लासी के युद्ध की अगर वो बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। अभी जो मीर जाफर है ना, ये अंग्रेजों के बड़े बड़े चमचे का ना, इनके तलवे चाट रहा है ना, जब ये अंग्रेज इसको लात देंगे ना, फिर ये भागता हुआ दिखेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है ना। मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद एक प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि 23 जून 1757 में हुआ। और 1757 नदिया जिले में, जो कि बंगाल में गंगा नदी के किनारे हुआ था। और मैं आगे की जो बात है प्लासी के युद्ध के बारे में प्रमुख रूप से कल बताने का कार्य करूंगा। बहुत जानदार शानदार तरीके से आपको इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और रट जाएंगी चीजें, बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएंगी। बस रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा आप लोग, इस चीज पर फोकस करिएगा कि हमें किस प्रकार आखिर अपनी तैयारी में जान लानी है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं और किस प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास तो पूरा रहता है कि आपको इसी क्लास में चीज़ें याद करा दूं। और मुझे आशा भी है कि जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल छप गई होंगी, बिल्कुल रट गई होंगी। इस बात का मुझे खुद आप लोगों पर भरोसा
है। ठीक है ना। अब चलते हैं एक जानदार शानदार से रिवीजन की ओर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और हर क्लास में कहता हूं कि रिवीजन के बिना सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेकार होती हैं। अगर हम बात करें मराठाओं की, तो बाजीराव या नाना साहब की बात करें, ये शासक थे, उनके सेनापति का नाम सदाशिव हुआ करता था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिनमें मराठाओं की हार हुई थी। ये सब युद्ध अंग्रेज देख रहे थे कि कैसे भारत के शासक कमजोर पड़ रहे हैं और अब आगे भारत पर शासन करने करने की साजिश करने में जुट गए थे। भारत में अंग्रेजी शक्तियों का उदय होने लगा। और आगे बात करें तो बंगाल के नवाबों को तो मुर्शिद अली खां, सिराजुद्दौला, उसके बाद सरफराज खान, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला जो है फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा कर लेता है। अगर हार्वेल 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना के बारे में बताता है कि भैया 146 लोग जो थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 123 लोगों को अलग मारा गया और 22 लोगों को अलग मार दिया गया था। अकेला मैं ही बचा हूँ भाई साहब। 9/2 सन 1757 की बात करें, संधि के अनुसार फोर्ट विलियम के किले को अंग्रेजों को दे दिया गया। कलकत्ता, इसको ही कलकत्ता की संधि या अलीगढ़ की संधि कहते हैं। फिर मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने साथ में ला लिया। ये सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में नदिया जिले बंगाल गंगा नदी के किनारे हुआ था। ये थी आज की बेहतरीन सी हिस्ट्री की क्लास। और कल हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि आखिर इस युद्ध में किसकी विजय हुई और आखिर अब भारत की परिस्थितियां किस प्रकार बदलेंगी और भारत किस प्रकार गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है ना। अब मेरा प्रयास तो यही है भैया, लाइट वाइट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके आए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।